वेरी वार्म वेलकम क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कवरेज है कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। कोई भी मटेरियल जो होता है वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर कब कहा जाएगा? कंडक्टर होने के लिए पहली कंडीशन होती है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, पहले इसे समझ लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्चुअली लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है। जो मेटल्स होते हैं उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट जो उनका बैलेंस बैंड होता है, जो लास्ट बैलेंस बैंड होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे एक लास्ट बैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। इसके अंदर कई सारे ऑर्बिट्स और होंगे, ऐसे कई सारे ऑर्बिट्स और अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। लास्ट ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी को हम वैलेंस बैंड कहते हैं। वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर जो होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। कंडक्शन बैंड वो बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस न्यूक्लियस से काफी हद तक फ्री होकर जब वो मूव कर सकते हैं तो उसे हम कंडक्शन बैंड। मेटल्स के अंदर क्या होता है कि ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप है, ये गैप बहुत ही कम होता है। अप्रोक्सीमेटली कंडक्शन बैंड एंड इक्वल बैंड की जो एनर्जी होती है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, सिमिलर होती है। सेम नहीं कह सकते बट सिमिलर होती है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों ऑर्बिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता है। आसानी से ये अपने कंडक्शन बैंड से जंप करके अपने वैलेंस बैंड, जो रेड कलर का हमने कंडक्शन बैंड दिखा रखा है, अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों एनर्जी लेवल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। अब जब कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है तो वो काफी हद तक फ्री रहता है। यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर अभी ट्रेवल कर रहा है, किसी एक एटम से के कंडक्शन बैंड से निकल के दूसरे के कंडक्शन बैंड में जंप करने की अभी कोशिश कर रहा है। क्योंकि इनकी अगर ये सिमिलर काइंड के मेटल्स अवेलेबल हैं तो इनके बीच में क्या होता है कि जो बैंड की जो गैप होता है, कंडक्शन बैंड का जो गैप होता है वो बहुत ही मिनिमम होता है, लगभग ना के बराबर होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके कंडक्शन बैंड और अपने एडजेसेंट किसी भी एक एटम के कंडक्शन बैंड में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो इन बिटवीन जब ये यहाँ से यहाँ जंप कर रहा होता है, थोड़ा सा भी पोलराइज्ड हो जाता है, थोड़ा सा भी ये अगर इसकी ओर बायस्ड हो जाता है तो ये इसके कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है और कंडक्शन बैंड से वापस से वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में घूमते 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 अगर इसको यहाँ पे कोई डिफिशियंसी मिल गई इलेक्ट्रॉन की तो फिर इधर की ओर जंप करना स्टार्ट कर देगा। ये जो बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन होने की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बनते ही जैसे इन बिटवीन ट्रांजिशन हो रहा है, ये थोड़ा सा दूर गया इससे, तो ये पार्शली आयनाइज्ड होने लगा, चार्ज होने लगा, यानी इसके ऊपर न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा दिखने लगा। तो क्या होगा कि नेक्स्ट जो बगल का जो भी एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी ओर जंप कर जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इसी तरफ से जंप करे, हो सकता है अगर इधर ये कोई इलेक्ट्रॉन होता वो इधर से जंप कर जाता, या इधर से कोई इलेक्ट्रॉन होता तो इधर से जंप कर जाता, या इधर से भी कोई इलेक्ट्रॉन होता तो इधर से जंप कर जाता। ये जंपिंग में कोई भी सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन या ऑर्डर नहीं होता है। जैसे डिफिशियंसी और जैसी अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे की जगह जंप कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये इन बिटवीन ट्रांजिशन की वजह से इस पे पार्शली पॉजिटिव एंड पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसीलिए ये क्या होता है कि अब इसका इलेक्ट्रॉन बगल वाले के एटम में जंप कर जाता है जब ये इसके इन्फ्लुएंस में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का ट्रांजिट पीरियड होता है, इसको हम पार्शली आयनाइज्ड तो कह सकते हैं, बट ये आयनाइजेशन बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए होता है। ऐसा लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर प्रेजेंट था, ये इलेक्ट्रॉन कहीं और नहीं गया, बट ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूव कर रहे होते हैं हर जगह। ये थ्रू आउट द मटीरियल, ये जो अगर हमने पीस ऑफ मटेरियल लिया है तो इस थ्रू आउट द मटेरियल ये इलेक्ट्रॉन इजिली जंप कर रहे होते हैं। वहीं पर अगर हम इंसुलेटर की बात करें
तो इंसुलेटर में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इंसुलेटर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो वैलेंस बैंड होता है, किसी भी एटम का जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड और उसके कंडक्शन बैंड, ये उसका कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, डेल्टा ई। ये जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नल एनर्जी की नीड पड़ेगी, ये अपने आप नहीं जंप कर सकता। ये एक इन बिटवीन ट्रांजिशन पीरियड तक जंप करता है, यहीं से वापस आ जाता है। जिस लेवल तक वो, जिस पोजीशन पे वो सबसे ज्यादा टाइम तक रहता है, उस ऑर्बिट को हम इंटरमीडिएट ऑर्बिट कहते हैं। तो ये इंटरमीडिएट पोजीशन जो होती है, वहां पर ये जंप करके वापस से आने की कोशिश करता है। ये यहां तक जंप नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है या इतनी एनर्जी नहीं है कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सके। इसीलिए अगर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, इस केस में अगर यहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, तो इसको ना तो ये अपने पास जगह देता है, ना तो ये अपने पास जगह देता है, ना तो ये अपने पास प्लेस देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं का यहीं रह जाता है, ये ओवर द मटेरियल मूव नहीं कर पाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इसको कोई भी चार्ज दिया एक्सटर्नली, वाया कंडक्शन, वाया इंडक्शन या वाया फ्रिक्शन या वाया कांटेक्ट, इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एक्स्ट्रा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के थ्रू जंप करते हुए कहीं मूव नहीं कर सकता, इसका मूवमेंट नहीं हो सकता है इंसुलेटर के केस में। तो ये है केस कंडक्टर का और ये है केस इंसुलेटर का। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर के केस में यही डिफरेंस होता है कि कंडक्टर के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप, एनर्जी गैप इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्शन बैंड में पहुंच, अपने न्यूक्लियस के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है, तो वो इजीली किसी भी दूसरे एडजेसेंट एटम के कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है, क्योंकि वो पार्शियली फ्री टू मूव है, उसके पास थोड़ी सी फ्रीडम होती है मूव करने की। इसीलिए अगर हम कंडक्टर के अंदर कोई भी बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन पहुंचाते हैं, तो इसको जंप करना आसान होता है, क्योंकि हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोजीशन एम्प्टी हो रही होती है, तो ये थ्रू आउट द मटेरियल मूव कर सकता है। वहीं अगर हम इंसुलेटर की बात करें, तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप इतना ज्यादा होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकता है। तो अगर कोई स्पेस एम्प्टी नहीं होगी वैलेंस बैंड में, तो उस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए पोजीशन कहां से मिलेगी? इसीलिए कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन अगर आता है, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करके कहीं और मूव नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉन के मटेरियल में मूव करने का केवल यही एक तरीका होता है। वो ऐसा नहीं होता है कि उसको फ्री स्पेस या फ्री पाथ मिल गया तो वो यहां से अपने आप यहां तक मूव कर जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल इफेक्ट। ठीक है, तो ये तो बात थी कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। इसका मतलब ये है कि अगर हम इंसुलेटर को चार्ज करते हैं और हम अगर उसको टच कर देते हैं, तो उस इंसुलेटर का चार्ज जो है वो इजिली पास आउट नहीं हो जाएगा। वहीं अगर हम किसी कंडक्टर को लेते हैं, सपोज करिए कि हमने कॉपर की एक रॉड ले ली, ठीक है, कॉपर की रॉड को हमने अपने हाथों से पकड़ लिया, अपने हाथों से पकड़ रखा है। अगर हम कॉपर की रॉड को अपने हाथों से पकड़ के रखे हुए हैं और इसको किसी भी मटेरियल से रब करते हैं, मान लिया कि कॉटन से ही इसको रब किया काफी देर तक, तो इससे इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर गए, लेकिन इस पे वापस से इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी के थ्रू इस पर पहुंच गए। यानी अगर हमको किसी कंडक्टर को चार्ज करना है, तो हमको अपने हैंड और उस कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में कोई भी एक इंसुलेटिंग वायर, इंसुलेटिंग मटेरियल रखना ही पड़ेगा। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे आपका प्लास्टिक हो गया। तो प्लास्टिक से अगर हम इसको पकड़ते हैं, तो हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इससे मूव किया हुआ इलेक्ट्रॉन इसको पॉजिटिवली चार्ज करेगा, तो ये चार्ज दिखाई देगा जैसे ही हमने इसको टच किया। क्यों?
हमारा जो शरीर होता है वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो अगर हम अर्थ से अगेन टच हो जाते हैं, अपने फीट को अगर टच करा देते हैं, तो फीट को टच कराने के बाद से अगर हम देखेंगे तो अर्थ से हमें डायरेक्टली कांटेक्ट मिलेगा, और अर्थिंग की वजह से जितनी इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां मूव किए होंगे, हमारे बॉडी से इस पे मूव किए होंगे, अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल से नहीं पकड़ रखे हैं, डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद कंडक्टर, उतने ही इलेक्ट्रॉन अर्थ से हमारी बॉडी में भी मूव कर चुके होंगे। तो ओवरऑल कहीं कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ, बस इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी पोजीशंस बदल दी। इसीलिए कंडक्टिंग मटेरियल्स में अगर हमको चार्जिंग या डिस्चार्जिंग लानी होती है, तो हमको उसको इंसुलेटर में एनवेलप करना जरूरी हो जाता है। अब इन सभी बातों के बाद से बारी आती है कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि इफ देयर आर टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज का मतलब एक ऐसा चार्ज जिसका रेडियस जो वो निग्लिजिबल, मतलब हम उसका रेडियस नहीं डिफाइन कर सके, इतना छोटा चार्ज हो या इतने छोटे ऑब्जेक्ट पर वो चार्ज प्रेजेंट हो। तो 2 point charges q1 q2 are, if separated by distance r in space, then the mutual force acting between them will be proportional to the multiplication of their individual charges and inversely proportional to the separation between those point charges. अब यहाँ पे ये बात रिमेंबर करने वाली है कि कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। जब भी हमको अदर देन पॉइंट चार्जेस या किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट पे चार्ज निकालना होता है, तो हम गॉसियन लॉ का यूज करते हैं। गॉसियन लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ माना गया है, कूलम्ब्स लॉ को यूनिवर्सल लॉ नहीं माना गया है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अंडरस्टैंडिंग। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कभी भी कहीं भी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को निकालना चाहते हैं, तो हमारा फर्स्ट अप्रोच गॉसियन लॉ के थ्रू होना चाहिए, न कि कूलम्ब्स लॉ। क्यों? क्योंकि कूलम्ब्स लॉ हर उस जगह पे फेल हो जाता है जहां पे चार्जेस पॉइंट चार्जेस नहीं होते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट, किसी एक मैक्रो लेवल के या बड़े ऑब्जेक्ट पे जब हम उनके बीच के अट्रैक्शन या रिपल्सन की बात करते हैं, ऐसा है क्यों, इसको पहले समझ लेते हैं। इसका रीजन ये है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज कीजिए कि इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इसके पास अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, इसका लेंथ काफी ज्यादा है, ये जो लेंथ है इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2, इसको भी हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अगर हम कूलम्ब्स लॉ के थ्रू चलें, तो इन दोनों मटेरियल्स को आपस में रिपेल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। रीजन, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है और इनको पास लाया जाता है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरफ इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसका नेगेटिव चार्ज इस साइड के सरफेस पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा और इसके पॉजिटिव चार्ज इधर भाग जाएंगे। यानी इस पॉजिटिव की ओर इसके एटम्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पोलराइज होकर इसकी ओर खिसक जाएंगे इस तरफ, और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस बचेगा वो इस ओर थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाएगा। तो अब अगर हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, सेम कॉन्सेप्ट इसमें हो, इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके इधर आ रहे हैं तो इस केस में इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग जाएंगे और न्यूक्लियस इधर की ओर बायस्ड हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन को हम बनाने की कोशिश करें तो हमें लगेगा कि चार्ज का कलेक्शन, मान लेते हैं कि इस सरफेस पे टोटल इस पे Q1 चार्ज है, इस सरफेस पे Q2 चार्ज है, और ये Q1 Q2 प्लस M चार्जेस जितने इसको पॉजिटिव चार्ज दिए गए थे, और इस साइड में Q1 है
तो इधर Q1 माइनस n चार्जेस, इस पे हमने n पॉजिटिव चार्जेस दिए थे और इस पे m पॉजिटिव चार्जेस। तो अगर हम देखें, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, हम इस पूरे बॉडी को, इन दोनों बॉडीज को अब पॉइंट चार्जेस के फॉर्म में रिप्लेस करते हैं, जहां पे एक चार्ज जो Q1 माइनस m नेगेटिव टाइप का है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज Q1 है, तीसरा नेगेटिवली चार्ज Q2 है और चौथा पॉजिटिवली चार्ज Q2 प्लस m है। अब यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेसेस देखा जाए, ये एक तरह से है और ये एक साथ है। अगर इन दोनों के बीच के नेट अट्रैक्शन एंड रिपल्सन के जितने भी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, उनको निकाला जाए तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में नेट अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा हो। नेट का मतलब क्या होता है कि ये इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, और ये इसके ऊपर रिपल्सन लगा रहा होगा। ये चार्ज जो है, ये इसके ऊपर अट्रैक्शन लगा रहा होगा और इसके ऊपर रिपल्सन लगा रहा होगा। अगर इनके अलग अलग डिस्टेंसेस की बात की जाए, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होने का मतलब जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता जाएगा, फोर्स, डिग्री ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन जो है वो कमजोर होता जाएगा। यानी इन दो नेगेटिव के बीच का रिपल्सन और इन दोनों पॉजिटिव के बीच का रिपल्सन हो सकता है वो बहुत ही ज्यादा कम हो इन दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव बीच के अट्रैक्शन से। ठीक है, तो यहां हम ये क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैं तो उन दोनों के बीच में हमेशा रिपल्सन ही हो, जबकि कूलम्ब्स लॉ यही मान के चलता है कि अगर दो पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस लिए गए तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। अगर दो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट चार्जेस लिए गए तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम नेगेटिव के केस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। या किसी को हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज दे दिया है तो ये भी पॉसिबल है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें। तो अभी तक हमने कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस को भी समझ लिया कि कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन यही है कि ये केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है। अब हम कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे यहां पे हमने चार्ज Q1 लिया और चार्ज Q2 लिया, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच का सेपरेशन अगर r है, मैग्नीट्यूड, सेपरेशन मैग्नीट्यूड अगर r है, तो ये सेपरेशन मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वेक्टर जो है वो रिलेटिव पोजीशन को ही बताता है। अब इन दो चार्जेस के रिलेटिव पोजीशंस को डिफाइन करने के तीन तरीके हो सकते हैं। तीन तरीके कैसे? पहला कि हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से इन दोनों की पोजीशन डिफाइन करें, यानी हमको एक स्पेशियल स्पेस में इसको, इन दोनों चार्जेस को रखना होगा। तब हम इस पॉइंट से इसकी पोजीशन वेक्टर देखेंगे, इस पॉइंट से इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे और यहां से यहां ये इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे। अब इस केस में अगर इस पोजीशन वेक्टर को R1 कहा, इस पोजीशन वेक्टर को R2 कहा, तो ये कितना बनेगा? R2 माइनस R1। ठीक है, यहां पे हम इसको डिफाइन करेंगे R2 माइनस R1, यानी पोजीशन ऑफ वेक्टर चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अगर देखें, दूसरे तरीके की बात करें तो इसमें चार्ज Q1 और चार्ज Q2 को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी हम उनकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं। यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम बाहर न लेके इन दोनों में से किसी एक को मान लें। केस 1 क्या बनता है कि हम Q1 को ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं
अगर Q1 को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं तो हम Q2 की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे? Q1 के रिस्पेक्ट में। यानी ये बीच का सेपरेशन, पहले केस में जो R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 आ रहा था, अब उसी चीज को हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, पोजीशन ऑफ चार्ज 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा केस क्या बनता है कि Q1 के बजाय हम Q2 के रिस्पेक्ट में चीजों को डिफाइन करें। तो अब Q2 के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन देखेंगे तो हम पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ रखेंगे, क्योंकि जो और जहां जो पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन होता है उसी की तरफ से वेक्टर दूसरी तरफ देखेगा। यानी इसको हम क्या कहेंगे? पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। यही 3 तरीके डिफाइन करने के होते हैं। पहले में क्या किया था हमने कि इसको किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों की पोजीशन वेक्टर ड्रॉ की थी। इनके बीच के गैप को R2 माइनस R1 के फॉर्म में। तो पहला रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये, दूसरे रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये, तीसरे रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये। हम जो है पोजीशन ऑफ Q2 जो है Q1 के रिस्पेक्ट में, यानी कंडीशन नंबर 2 लेकर चलेंगे। जितनी भी बातें होंगी वहां पे इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं या इससे रिप्लेस कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया है वो R2 माइनस R1 दिया गया है, यानी इन दोनों चार्जेस की किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन डिफाइन की गई है। एचसी वर्मा और रेस्निक हैलिडे जो बुक्स हैं उसमें कुछ इस तरह के रिप्रेजेंटेशन चलेंगे। हमारा यहाँ मोटिव बस इतना ही था कि आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप अलग फॉर्मूला देखें तो ये समझ जाए देखते ही कि उसमें बात क्या की गई है, रिलेटिव पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में ली गई। तो अब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। मैं एब्रिविएशन में लिख दे रहा हूँ कूलॉम्स लॉ। तो अगर हम फोर्स वेक्टर को डिफाइन करते हैं, अभी तक तो हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी, फोर्स वेक्टर को डिफाइन करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद से एक कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट की वैल्यू अभी डिस्कस करते हैं। Q1 चार्ज Q2 चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर है क्या? हमने माना था, जो हमने पोजीशन वेक्टर मानने का डिसीजन लिया था, उसमें ये माना था कि चार्ज 1 चार्ज 2 की पोजीशन चार्ज 1 के रिस्पेक्ट में देखेंगे। यानी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम 1 टू 2। यानी इसको हम क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इस तरह हमने अपना कन्वेंशन माना है कि इस तरह हम वेक्टर पोजीशन मानेंगे विद रिस्पेक्ट टू चार्ज 1। तो यहाँ पे चार्जेस जो है वो मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं। नीचे जो पोजीशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। यानी हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड तो है लेकिन फोर्स की डायरेक्शन नहीं है, और केवल डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बताता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए था जो इस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन बताए, तो हम फोर्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। अगर हम यूनिट वेक्टर की जगह हम वेक्टर पोजीशन लिखना चाहते हैं तो हम इसी चीज की बात ऐसे भी कर सकते हैं। इनटू R डिवाइडेड बाय R इनटू पोजीशन वेक्टर R21। अब यूनिट वेक्टर के साथ अगर मैग्नीट्यूड दे देते हैं तो ये क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड will represent the vector of position। तो अगर हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज करने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब। अब ये R क्या है? R21 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 R21। तो R21 क्यूब इंटू वेक्टर R21। यानी अगर हम फोर्स को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे पोजीशन को तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये दो तरह के वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं।
आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट आया क्यों, पहले इसे समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब ये फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का क्या मतलब होता है? यहाँ पे हमें एक अजम्पशन मानना पड़ेगा कि कोई एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे लगाए जाने वाले फोर्स में कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। सपोज किया कि यहाँ पे वन, चार्ज टू, चार्ज थ्री, ये सभी सिमिलर चार्जेस हैं, मतलब सभी पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसा मान लिया। चार्ज वन पे चार्ज टू कोई फोर्स लगा रहा होगा तो वन की पोजीशन हम वेक्टर टू पोजीशन हम चार्ज टू से देखेंगे। चार्ज थ्री वन पे कोई फोर्स लगा रहा होगा तो उसकी पोजीशन हम चार्ज थ्री से देखेंगे। तो इस तरह यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन अगर देखें, सभी पॉजिटिव हैं, तो फोर्स की डायरेक्शन अगर देखें तो एफ फोर्स जो पार्टिकल वन पे लग रहा है, चार्ज वन पे लग रहा है ड्यू टू थ्री, और यहाँ पे फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगी? पोजीशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, और यहाँ पे पोजीशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू थ्री। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस जो है वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इतना ही कहता है कि अगर किसी भी एक इंडिविजुअल एंटिटी पर अलग अलग एंटिटीज कुछ इफेक्ट डाल रही हैं तो उस इफेक्ट का कलेक्टिव रिजल्टेंट उन सभी के इंडिविजुअल इफेक्ट के सम के बराबर होगा। अब ये क्या कह दिया? इसका मतलब सिंपल सा इतना ही है कि अगर किसी एक चार्ज पर कई फोर्सेस लग रहे हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जो है वो उन चार्जेस पे इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन द्वारा लगाए जाने वाले फोर्सेस के सम के वेक्टर सम के बराबर ही होगा। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। इसका मतलब F12 जो है वो Q3 चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं फील करेगा, यानी इस फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा चार्ज Q3 की वजह से, और इस फोर्स में जो चार्ज 3 लगा रहा होगा इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा चार्ज Q2 की वजह से। ठीक है, यानी हम इसको एक अलग कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, इसको एक यानी हम इसको एक अलग कॉम्बिनेशन मान सकते हैं और इसको एक अलग कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। जब हम बात केवल चार्ज वन की कर रहे हैं, इन तीनों में से किसी एक एंटिटी की जब बात कर रहे हो तब हम ये बात कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज टू पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा थ्री की वजह से, वो लग रहा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी एक सेपरेशन है। और चार्ज टू की अगर पोजीशन वेक्टर देखेंगे आर विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे फिर चार्ज टू पर जब लगने वाले फोर्सेस की बात करेंगे तो उसमें पोजीशन वेक्टर किस तरह हो जाएगी? यहां से ऐसे R2 1। तो हम पॉइंट चार्ज वन से पॉइंट चार्ज टू की ओर देखने की कोशिश स्टार्ट करेंगे। यानी उस केस में अगर हम फोर्स ऑन टू की बात करें तो उस केस में फोर्स ऑन टू कैसा हो जाएगा? फोर्स ऑन ड्यू टू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन प्लस फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री। ऐसे ही अगर हम फोर्स ऑन थ्री की बात करें, नेट फोर्स ऑन थ्री, तो वो भी क्या होगा? वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू वन ऑन थ्री प्लस फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू। अब इससे अगर देखें तो यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री एंड फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन। अगर हम किसी भी एक डायरेक्शन को इस तरह लिखते हैं वेक्टर ए और इसको अपोजिट लिखते हैं तो हम इसी को क्या लिखते हैं? माइनस ए। यानी अगर हम किसी चार्ज Q1 से Q2 की ओर जा रहे हैं और Q2 की पोजीशन हम Q1 के रिस्पेक्ट में R ऑफ पोजीशन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 बता रहे हैं और Q1 की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू 2 जब बता रहे हैं
इस तरह बता रहे हैं, तो इन दोनों में भी इसी तरह के रिलेशंस एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि R21 जो वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा R12 के, और वाइस वर्सा, यानी हम ये बात भी लिख सकते हैं R12 जो होगा वो नेगेटिव होगा R21 के। ठीक है, इसका मतलब अगर हम फोर्स 12 लिख रहे हैं तो फोर्स 21 कैसा होगा, वो भी नेगेटिव होगा। यानी दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्सेस तो लगाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं बदल रहा है और दोनों की चार्ज वैल्यू नहीं बदल रही है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, फोर्स जो है वो कांस्टेंट और उन दोनों के चार्जेस और उन दोनों के बीच के सेपरेशन पे ही डिपेंड करता है। अगर ये वैल्यू में से कोई भी, इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, अगर इनमें से कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला जो यूनिट वेक्टर है, अगर वो 21 है या 12, उसकी वजह से इसके साइन में चेंज आएगा, उसकी वजह से इसके साइन में चेंज आएगा। वही बात यहां पे हम करते हैं। हम इसको और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम फोर्स 12 कहते हैं, इसका मतलब क्या है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर 1 2, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और F21 जो होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो भी क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। अब R21 जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये समझा है कि R21 जो है वो क्या होता है, R12 का नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड जो है, वो लेंथ जो है R12, वेक्टर R12 और वेक्टर R21 जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन किसी भी तरफ से देखा जाए, वो सेपरेशन कितना रह रहा है, R ही रह रहा है। अब इसको हम R21 भी कह सकते हैं, R12 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो F21 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12। यहां जैसे ही हमने 21 को 12 से रिप्लेस किया तो हमको क्या मिला, ये और माइनस, ये दो चीजें हमें मिली। अगर हम R12 या R21 को वैल्यू R से रिप्लेस कर देते हैं, तो दोनों फॉर्मूले को अगर हम कलेक्टिवली देखने की कोशिश करते हैं तो हम क्या देखेंगे, R21 इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स 1 2, यानी दोनों एक दूसरे पे सिमिलर फोर्स लगा रहे होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो इस तरह से हम ये बात भी प्रूव कर सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को किस तरह फॉलो अप करता है। तो अभी तक जो हमारा टॉपिक ऑफ कवरेज था वो कंडक्टर था, इंसुलेटर, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, एंड वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये वेरिफिकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उनको टेस्ट करेंगे। थैंक यू।